गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास। इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम आपको बिल्कुल ही इसको मज़ेदार बना के सुनाएंगे। एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे क्लास 10th का। तो आइए जानते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास दो शब्दों के मिलने से बना है। अगर हम बात करते हैं इतिहास का, इतिहास दो शब्दों के मिलने से बना है। एक है इति और दूसरा है हास। इसमें दो शब्द है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये आएगा इति प्लस हास, बन गया इतिहास। इति तो बीती, इति का अर्थ होता है बीती और हास का मतलब होता है घटना या कहानी। इति का अर्थ होता है बीती और हास का अर्थ होता है घटना या कहानी। इति का अर्थ होता है बीती और हास का अर्थ होता है घटना या कहानी। या तो घटना बोल सकते हैं या इसी को कहानी बोल सकते हैं। तो बीती हुई घटना या कहानी का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। बीती हुई घटना या कहानी का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का परिभाषा क्या लिख सकते हैं? बीती हुई घटना या कहानी, बीती हुई घटना या कहानी का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं, अध्ययन जिस शाखा में करते हैं, जिस शाखा में करते हैं, जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं। बीती हुई घटना या कहानी का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। और इतिहास खुद को दोहराता है। ये कहने वाले थे कार्ल मार्क्स। अगर हम बात करते हैं इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री और फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं हेरोडोटस। इतिहास के पिता, अगर हम बात करते हैं इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, ये कहलाते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस, आप लोग बताइएगा हेरोडोटस किस देश के हैं? तो हेरोडोटस हैं यूनान के। तो हम लोगों ने जाना इतिहास के बारे में। इतिहास दो शब्दों के मिलने से बना है, इति और हास। इति का अर्थ होता है बीती और हास का अर्थ होता है घटना या कहानी। बीती हुई घटना या कहानी का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। और इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं? हेरोडोटस। एक कथन है, इतिहास खुद को दोहराता है। इतिहास खुद को दोहराता है। खुद को दोहराता है। इतिहास खुद को दोहराता है। ये कहने वाले हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स किस देश के हैं? तो ये हैं जर्मनी के। तो हम लोग इतिहास के बारे में जाने। इतिहास किसे कहते हैं? फादर ऑफ इतिहास। इतिहास खुद को दोहराता है। ये कथन कार्ल मार्क्स के हैं। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। हम लोग आगे इसका सिलेबस देखते हैं। इतिहास खुद को दोहराता है, कार्ल मार्क्स।
इतिहास में हम लोग बीती हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए बात करते हैं इतिहास का सिलेबस, 10th क्लास में क्या क्या पढ़ने हैं, इसका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में हम लोग देखेंगे इसमें कितना लेसन पढ़ना है। तो इसका पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा लेसन का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर का नाम है, इसका तीसरा लेसन है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इसका फोर्थ लेसन है भारत में राष्ट्रवाद। हम लोग अपने देश के राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। और इसका पांचवा चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण। छठा नंबर लेसन है शहरीकरण। सातवां नंबर है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण। आठवां नंबर लेसन है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। टोटल हम लोगों को 8 लेसन इतिहास में पढ़ना है। पहला लेसन का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा समाजवाद एवं साम्यवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। औद्योगिकरण, शहरीकरण, भूमंडलीकरण, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। हम लोग 8 चैप्टर पढ़ लेंगे, पूरा इतिहास 10th क्लास का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला लेसन। नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, सबसे पहले तो ये शब्द के बारे में जानना पड़ेगा। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद, देखिए वाद का मतलब होता है इस पर बल देगा। जैसे हम बोलेंगे परिवारवाद तो वो परिवार के बारे में सोचेगा। जातिवाद तो वो जाति के बारे में सोचेगा। अगर हम बोलेंगे राष्ट्रवाद तो ये पूरे राष्ट्र के बारे में सोचेगा। राष्ट्र के बारे में सोचेगा। भारत का कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक ये पूरा भारत है। इधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक भारत है। ये पूरे देश के बारे में सोच आएगी तो इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। अगर हम अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं तो वो कहलाएगा परिवारवाद। जाति के बारे में सोचेंगे तो जातिवाद। धर्म के बारे में सोचेंगे तो वो कहलाता है संप्रदायवाद, धर्मवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है, तो इसको जानने से पहले हम लोग आइए और कुछ शब्दों पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद यूरोप में ही क्यों हुआ, ये तो लोग जानेंगे कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोप में हुई थी।
आइए यूरोप पढ़ने से पहले यूरोप के कुछ देश के बारे में जानते हैं। कुछ देश जब तक आपको याद नहीं रहेगा हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आएगा। हम कुछ देश बना रहे हैं। इस देश का नाम है स्पेन। स्पेन के बगल में एक देश है, इस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस, स्पेन के बगल में एक देश है फ्रांस। इसके बगल में एक देश है स्पेन के बगल में फ्रांस के बगल में है जर्मनी। कार्ल मार्क्स यही के थे, अभी बताए थे आपको। कार्ल मार्क्स ने कहा था इतिहास खुद को दोहराता है। तो स्पेन के बगल में फ्रांस के बगल में जर्मनी, और इधर एक बहुत बड़ा देश है, ये दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, इसका नाम है रूस। सबसे पहले एक देश है स्पेन के बगल में है फ्रांस के बगल में जर्मनी, और यह दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। इसके नीचे हम आते हैं तो एक देश है ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, और इसके बगल में एक देश है, इसका आकार कुछ इस प्रकार है। इस देश का नाम है इटली। और भी देश है, अभी हम चर्चा करेंगे। एक देश है, इतना देश पहले दिमाग में याद रखिए। स्पेन के बगल में है फ्रांस, और फ्रांस के बगल में है जर्मनी। याद रह जाएगा, स्पेन में फ्राई किए तो जर गया, बस इतना ध्यान रखिएगा। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। ऊपर में एक बड़ा देश है जिसका नाम है रूस इतना बड़ा देश है कि यहाँ आधा देश में दिन रहता है तो आधा देश में रात रहता है। इसके नीचे एक देश है ऑस्ट्रिया, और इसके बगल में एक देश है इटली। सुनिएगा फिर से, क्योंकि जब तक देश का नाम याद नहीं रहेगा पढ़ने में मजा नहीं आएगा। स्पेन के बगल में है फ्रांस के बगल में है जर्मनी के बगल में एक बहुत बड़ा देश है, क्या नाम है? रूस। उसके नीचे है ऑस्ट्रिया, और इधर है इटली। सभी देश में पहले राजतंत्र चल रहा था। विश्व में सभी देशों में पहले राजतंत्र की व्यवस्था थी। पहले लोकतंत्र या जनतंत्र नहीं था, सभी देश में राजतंत्र की व्यवस्था थी। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा बनने के लिए रानी के कोख से पैदा होना पड़ेगा, यानी आम आदमी राजा नहीं बन सकता है, उसका खानदान ही राजा बनते चला रहा है। जैसे फ्रांस में चल रहा था बुर्बो वंश का शासन, बुर्बो वंश का। रूस में चल रहा था रोमनोव वंश का शासन। ऑस्ट्रिया में चल रहा था हैब्सबर्ग वंश का शासन। इसी तरह सभी जगह अपना अपना एक वंश चला रहा था। तो राजतंत्र क्या होता है? वैसा शासन का व्यवस्था जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है। राजतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें राजतंत्र, एक राजतंत्र को बोलते हैं निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, और एक को बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र, एक को कहते हैं निरंकुश राजतंत्र और एक को कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र जिसमें राजा पर अंकुश नहीं लगा जा सकता, राजा का शब्द ही कानून बन जाए, जो राजा बोलेगा वही होने लगे, तो वैसा कहते हैं निरंकुश राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है इसमें भी सर्वा राजा ही होगा, लेकिन उसके एक संसद होगा, वहां आदमियों का एक समूह होगा, वो लोग फैसला करेगा और राजा साइन कर देगा। इसमें राजा मनमानी नहीं कर सकता, जबकि निरंकुश राजतंत्र में राजा जो चाहेगा वही करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझा दें, जैसे दो भाई आपस में लड़ रहा है और वो राजा के पास आया, बोला दोनों भाई है आपस में लड़ रहा था, राजा बोलेगा दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। फिर एक दिन नया एक और आया मुजरिम, बोला कि आदमी ने 40 लोगों को हत्या कर दिया है, राजा ने बोला इसको छोड़ दो। तो बाकी पब्लिक अगर बीच से बोलेगा कि ऐसा क्यों, तो बोलेगा इसको भी टांग दो। इसी को कहते हैं निरंकुश राजतंत्र।
तंत्र, यानी राजा बोलता है मैं ही राज, हम जो बोल दिए वही कानून बन गया, तो वो निरंकुश राजतंत्र है। जबकि संवैधानिक राजतंत्र में एक संसद होगा, उसमें लोग भाग लेंगे, उसमें बिल पारित होगा और राजा साइन कर देगा, तो उसको कहेंगे संवैधानिक राजतंत्र। तो निरंकुश राजतंत्र की अपेक्षा संवैधानिक राजतंत्र अच्छा है। निरंकुश राजतंत्र की अपेक्षा संवैधानिक राजतंत्र अच्छा है। क्या इतना बात क्लियर है? तो आगे चले। स्पेन के बगल में फ्रांस के बगल में जर्मनी के बगल में एक बड़ा देश है रूस। जब तक आपको देश याद नहीं होगा तो कहानी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। स्पेन में फ्राई कीजिए तो जर गया, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, और जर गया तो रूस गया, है ना। सबसे बड़ा देश रूस है। आप भी बचपन में रूस गए होंगे, है ना, सभी लोग बचपन में रूसते हैं। आइए आगे देखते हैं। नीचे ऑस्ट्रिया है, इधर एक जूता के आकार का देश है जिसका नाम है इटली। राजतंत्र क्या होता है? जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है। राजा बनने के लिए रानी के कोख से पैदा होना पड़ता है, इसको राजतंत्र कहते हैं। जबकि निरंकुश राजतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक निरंकुश राजतंत्र और एक संवैधानिक राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र में राजा पर अंकुश लगाया नहीं जाता है, राजा का शब्द ही कानून बन जाता है। संवैधानिक राजतंत्र में राजा पर अंकुश लगाया जाता है। इतना क्लियर? तो मैं आगे चलूं? चलो ठीक है। थोड़ा सा हम राष्ट्रवाद के बारे में और चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये अपना देश भारत है और ये बहुत छोटा है ब्रिटेन, ये है इंडिया। इतना छोटा सा देश इतने बड़े देशों पर लगभग 190 सालों तक शासन किया। वो शासन इसीलिए कर पाया कि हम लोगों के अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं हुआ था। अगर राष्ट्रवाद का सॉफ्टवेयर अपलोड रहता तो ब्रिटेन कभी भी इंडिया पर राज्य नहीं कर पाता। अभी हम लोगों के अंदर ये सॉफ्टवेयर अपलोड हो गया है। हुआ कैसे, सुनिएगा। ब्रिटेन ने भारत पर आक्रमण किया। मान लिया कि किसी राज्य को जीत गया तो बाकी राज्य खुश हो रहे हैं कि ये अच्छा किया, इसको जीत लिया, ये सही में इसके लायक नहीं था। देखते देखते उसको भी जीत लिया तो फिर अगला वाला वही बोल रहा कि अच्छा किया, ये भी सही नहीं था। यही करते करते पूरे भारत को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। जब पूरे भारत को अंग्रेजों ने 190 सालों तक अपने कब्जों में रखा, तब फिर भारतीय लोग बोल रहे हैं कि भारत छोड़ो। तो अंग्रेज पूछ रहा है कि कौन वाला छोड़ें, ये वाला छोड़ दें कि ये वाला? बोला कि ये वाला नहीं, पूरे भारत छोड़ो। 1942 ईस्वी में एक आंदोलन होता, हम लोग पढ़ेंगे जब भारत में राष्ट्रवाद आएंगे तो 1942 ईस्वी में आंदोलन होता, भारत छोड़ो, और अंग्रेज पूरे भारत को खाली करते हैं। तब से हम लोगों के अंदर ये सॉफ्टवेयर अपलोड हो गया राष्ट्रवाद वाला। अब भारत के कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी अगर किसी पर भी हमला होता है तो हम लोग गुस्सा करेंगे कि हमारे भारत के अंदर है, इस बाउंड्री के अंदर किसी और का एंट्री हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इससे बाहर कुछ हो हम लोग को उससे मतलब नहीं। इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद एक भावना है, एक भावनात्मक लगाव है। ना हमको तमिलनाडु के लोगों से कोई रिश्ता है, ना हम लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई रिश्ता है, फिर भी एक भावनात्मक भाव जुड़ा है कि नहीं वो हमारे देश के अंदर है। उसे कुछ भी होता है, जवान शहीद होता है तो सभी लोगों को तकलीफ होती है, जबकि वो हमारा परिवार नहीं है। इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। यानी पूरे राष्ट्र के बारे में जब हम सोचने लगते हैं तो यही कहलाता है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद एक भावना है जो खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जोड़ के रहता है। जोड़ने को एकता कहते हैं। तो राष्ट्रवाद की अगर हम बारे में बात करें, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भावना है, भावनात्मक जुड़ाव है। राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में, राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी खास और भी साथ में सुनने के बाद लिखिएगा।
राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में, जो किसी खास, देखिए हम थोड़ा गा लिखते हैं तो घूम जाता है, इसको सा नहीं पढ़िएगा। राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच, रहने वाले लोगों के बीच, रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक होता है, एकता का वाहक होता है। आप लोग इसको नोट कीजिएगा, हम आगे चलते हैं, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक भावनात्मक जुड़ाव है। हम लोग रिश्ते से नहीं, भाव से जुड़े रहते हैं, जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में, ये हम लोगों का खास भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक होता है। क्या इतना बात क्लियर? तो मैं आगे बढ़ूं, चलिए एक टॉपिक, एक एक बात को अच्छे से जानेंगे, सीखेंगे। हमने बताया कि यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने के लिए आपको कुछ देश क्लियर होना चाहिए। यूरोप में इस समय का सबसे शक्तिशाली देश है फ्रांस। हम लोग की यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी स्टार्ट होती है किस देश से? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पता है कहां आप लोगों को? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन है। हमने बताया कि सभी जगह राजतंत्र ही चल रहा है। फ्रांस में किस वंश का शासन है? बुर्बो वंश का शासन है। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन है और यहाँ का राजा को याद करने में दिक्कत नहीं होगा। यानी बाप का नाम भी लुई, बेटा का नाम भी लुई, उसका बेटा का नाम भी लुई, उसका नाम भी लुई, केवल नंबरिंग चेंज होगा। कहानी स्टार्ट होती है लुई 14वां से। लुई 14वां निरंकुश राजा था। आप लोग को बताया निरंकुश का मतलब क्या होता है? यह कहता था मैं ही राज्य हूं, मेरा हर एक शब्द कानून है, यानी मैं जो बोल दिया वही कानून बन गया। लुई 14वां क्या कहा था? मैं ही राज्य हूं, मेरा हर एक शब्द कानून है, ये लुई 14वां ने कहा था। इसके बाद राजा बनता है लुई 15वां। देखिए 14 को आप लोग रोमन में लिखेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, भी लिख दे तो रोमन में XIV 14, XV 15। लुई 15वां तक बुर्बो वंश की स्थिति अच्छी रही, लेकिन जब राजा बनता है लुई 16वां, देखिए कितना मजेदार है ना। एक राजा का नाम याद कीजिए, सभी राजा का नाम ऑटोमेटिक याद होगा। जब लुई 16वां राजा बनता है तब इसकी स्थिति खराब होने लगी। क्यों? फ्रांस बुर्बो इस समय का सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे मजबूत देश है। इसीलिए इसके बारे में एक फेमस कथन है कि जब फ्रांस को सर्दी लगता है तो पूरा यूरोप छींकता है। जब फ्रांस को सर्दी लगता है तो पूरा यूरोप छींकता है। ये कहा था मेटरनिक। हम लोग जानेंगे आगे मेटरनिक कौन है, ऑस्ट्रिया का चांसलर। जब फ्रांस को सर्दी लगता है तो पूरा यूरोप छींकता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर जो परिवर्तन फ्रांस में होगा वही परिवर्तन पूरे यूरोप में होगा। अगर फ्रांस का आदमी लोग फटल फटल जींस पहनेगा तो पूरे यूरोप में वही वाला चलेगा। अगर फ्रांस में राजा पिटाएगा तो कंफर्म है कि पूरे यूरोप में राजा पिटाएगा। यानी जो चेंजिंग फ्रांस में होगा पूरे यूरोप में, जैसे आजकल हम लोग का चेंजिंग क्या होता है, हीरो को देख के चेंज होता है कि हीरो ने कैसा कपड़ा पहना, हीरोइन ने कैसा कपड़ा पहना, तो पूरा यूरोप इसी को देख के चल रहा है। यही पूरा यूरोप का हीरो है फ्रांस। यानी जैसे ये फ्रांस करेगा पूरा यूरोप उसी को देख के सीखेगा। तो फ्रांस में किस वंश का शासन है? बुर्बो वंश का। और जो भी राजा बनता है अपने आप को लुई लगाता है और ये कहता है कि हम वैसे वैसे नहीं हैं, सीधे हम भगवान के नजदीक वाले राजा हैं, मेरा कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से है। लुई 14वां कहता था मैं ही राज्य हूं, मेरा हर एक शब्द कानून है। इसके बाद राजा बनता है लुई 15वां। लुई 16वां जब राजा बनता है तो फ्रांस की स्थिति बहुत खराब हो गई।
क्योंकि इसका विवाह हुआ था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंतुआनेट से। मैरी एंतुआनेट से। मैरी अंतुआनेट को मिसेज खर्चालू कहते हैं। इतना खर्च करती थी कि मिसेज खर्चालू कहते हैं। हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे इससे आगे की कहानी। आज के लिए इतना ही, बाय।